हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पे डिस्कशन करेंगे। ये रिवीजन क्लास है। इसमें दो ही बहुत ही काफ़ी बड़ा सिलेबस जो कि रखती हैं, 2 यूनिट पॉलीमर्स और डाइज जो है हमारी रंजक। उन दोनों यूनिटों को डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट का जो है वीक पार्ट रहता है, इस पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। लास्ट की यूनिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस पे तो आता ही आता है और शॉर्ट भी देखने को मिलते हैं। कंप्लीट पूरा नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है, पूरा नोट्स, और साथ में समझाते भी चलेंगे। तो इस तरह से पूरी जो है यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी दोनों, बहुत ही कम समय में रिवाइज हो जाएगा आपका। पॉलीमर जो होते हैं बहुलक की जो मैकेनिज्म है, किस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलकीकरण मैकेनिज्म के लिए एक लेक्चर इससे पहले मैंने डाल दिया था। उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, स्टेप ग्रोथ, चेन ग्रोथ, जिस टाइप का हो सकता है संभव क्रियाविधि, वो सभी मैंने उसमें करवाया था। आज हम लोग पॉलीमर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आता है मोनोमर और पॉलीमर पे, ठीक है। नेम देकर पूछा जाता है, कुछ ऐसे जो है काफ़ी फेमस हैं अपने नेम से, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंडेंसेशन पॉलीमर पे डिस्कशन करेंगे, मतलब संघनन बहुलक जो होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। आपको पता होगा पॉलीमर्स के जो बनने की विधियां हैं उसके आधार पर 2 टाइप में बांटा गया है इनको। पहला है कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसको हिंदी में संघनन बहुलक बोलते हैं, और दूसरा होता है एडिशन पॉलीमर, मतलब योगात्मक या योगज कह सकते हो आप लोग, योगज बहुलक। कंडेंसेशन का मुख्य जो इसमें बता दूं आपको, कैसे आप पहचान पाओगे, मुख्य लक्षण क्या है इसका। इसमें जब 2 मोनोमर एक में मिलते हैं तो उसमें से छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि H2O या HCl, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस या अमोनिया, इस तरह के मॉलिक्यूल उसमें रिमूव होते हैं, बाहर निकलते हैं, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और जो एडिशन होता है योगज बहुलक, उस बहुलकीकरण में किसी भी प्रकार की कोई भी मॉलिक्यूल की क्षति नहीं होती, उसमें कुछ नहीं निकलता है, बस 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और उनके जुड़ने से कोई चीज़ घटती बढ़ती नहीं है। तो इसके बाद में आपका पूरा कंप्लीट दोनों यूनिट रिवाइज हो जाएंगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे भी इसको सेंड कर दिया जाएगा। पहला इसमें नायलॉन 66 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये एक प्रकार का रेशा है, ठीक, और क्या है, पॉलीमाइड आपसे पूछा जाता है अमाइड लिंकेज कौन से बहुलक में होगी, तो प्रोटीन में तो होती ही है, उसके अलावा नायलॉन 66 आपको मिल जाए तो इसमें भी अमाइड लिंकेज होगी, ठीक। तो ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायएमीन से मिलकर बना होता है। इसकी 2 मोनोमर यूनिट होती हैं, हेक्सामिथिलीन डायएमीन, हेक्सामेथाइलिन डायएमीन, ठीक है, और ये है एडिपिक एसिड। तो इस तरह से NH2 CH2 का होल 6 NH2, हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, इन दोनों से मिलकर बनता है। इस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है। अब इसकी क्रियाविधि क्या, देखो इसमें वाटर निकल रहा है, मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। इसकी क्रियाविधि कैसे, मैकेनिज्म कैसे लिखोगे, तो ये हमारा हो गया CH2 का होल 6, ये है हेक्सामिथिलीन और 2 अमीनो ग्रुप लगा दो, NH2 CH2 का होल 6, हेक्सामिथिलीन डायमीन, साथ में इसकी रिएक्शन करा दो एडिपिक एसिड से, CH2 का होल 4 COOH और COOH। यहाँ से होता क्या है, ये जो NH2 है इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक हाइड्रोजन उधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से OH बाहर निकल जाते हैं और लिंकेज बन जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो ये NH बचा है, CH2 का होल 6 NH, फिर C डबल बॉन्ड O से जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ इस तरह का लिंकेज मिलेगा, CH2 का होल 6 NH और ये CO बचा, ये वाला CO, बीच से वाटर निकल गया। तो इस तरह से यूनिट जुड़ती चली जाती हैं, तो इससे बन जाता है नायलॉन 66। इसके काम क्या होते हैं, इस पे भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो नायलॉन 66 से रस्सियाँ बनाई जाती हैं, मजबूत रस्सियाँ, और जो ब्रश जो हम लोग करते हैं उसमें जो
उसके फाइब्रिल्स होते हैं पतले वाले, वो धागे भी बनाए जाते हैं, ऐसी ही चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। अब है नायलॉन 6, वो था नायलॉन 6, ये है नायलॉन 6। इसको हम कैप्रोलेक्टम से बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम, ठीक है। इसकी अगर शॉर्ट में पूछी जाए कि मोनोमर क्या होता है नायलॉन 6 का, तो होता है कैप्रोलेक्टम। इसको हम 533 या 543 केल्विन पर जब वाटर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये बन जाता है नायलॉन 6 बन के तैयार हो जाता है, ठीक। अगला अगर हम कंडेंसेशन में ही बात करें तो इसमें आता है पॉलीएस्टर, वो तो थे पॉलीएमाइड, अब आ गए पॉलिएस्टर आप लोग सुने होंगे, इनसे कपड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है टेरिलीन या डेकरान, ठीक। तो टेरिलीन डेकरान के नाम से पूछा जाता है पॉलिएस्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एथिलीन ग्लाइकोल CH2 ठीक है, 2 CH2 हैं, दोनों पे OH जुड़ा है, एक एक एल्कोहल, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। और ये है टेरिप्थेलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से क्या बनता है, टेरिलीन या डेकरान का फॉर्मेशन होता है। यहाँ भी कैसे बनेगा, मान लो ये हमारा टेरिप्थेलिक एसिड है COOH और इधर है CH2OH, तो यहाँ से एल्कोहल वाले से H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH, यहाँ से भी H2O बाहर निकल जाएगा और इस तरह से देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कि CH2O OC, CH2O और एक O और C, ठीक है, यही लिंकेज आपको मिल गया होगा। तो यहाँ पे एस्टर लिंकेज बनती है, क्योंकि आपको पता होगा जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से लिंकेज बनती है उसको हम एस्टर बोलते हैं। जब अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है तब उसको हम अमाइड बोलते हैं। अगला इसमें फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैकेलाइट बनाने का जो है मेथड है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला, काफ़ी, इस पर तो मैं स्टार लगा दूँ, ठीक है। नायलॉन 6 और फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जो है बैकेलाइट का फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम इसका नाम ही बताता है फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मतलब इसमें हम फिनॉल लेते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड CH2O, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं HCHO, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये है फिनॉल, क्या है, फिनॉल। इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो होता क्या है, यहाँ से जो है ये हाइड्रोजन होगा, अगर HCHO को हम इस तरह से लिखे हैं HCH डबल बॉन्ड O, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे आपको पता है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेता है, शिफ्ट कर लेता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, इसमें ध्रुवता जब आएगी, पोलराइजेशन हो जाएगा, तब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तब यहाँ पे अटैक करता है मॉलिक्यूल, तो इस तरह से बनाता है। तो इसी तरह से आर्थो पोजीशन पे भी निकल सकता है हाइड्रोजन। देखो इसमें 5 हाइड्रोजन आपको दिख रहे होंगे, बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन कहाँ कहाँ है निकलने का, मेटा पे निकलेगा नहीं क्योंकि OH लगा है, आपको पता है OH जो होता है वो आर्थो और पैरा निर्देशी होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले 11th-12th में भी और फर्स्ट सेमेस्टर में भी। तो ये आर्थो और पैरा पे केवल अटैक करवाएगा, तो यहाँ से आर्थो वाला बन गया, यहाँ देखो आर्थो और पैरा दोनों वाला बन गया। जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो इस तरह से पूरा सेचुरेशन आपको प्राप्त होगा, ठीक। अब इसमें से एक यूनिट को हम उठा के क्या करते हैं, एन यूनिट ले लिए केवल आर्थो वाली, और इसको एसिडिक मीडियम में जब कंडेंस करवाया जाएगा तब इस तरह से चेन बन जाएगी। एक एन मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ बहुत सारे होंगे, 100 200 300 कितने भी हो सकते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं नोवोलेक। नोवोलेक का जब हम पॉलीमराइजेशन फर्दर और ज़्यादा करवाते हैं हाई प्रेशर और काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में, तो इस तरह से इसमें ब्रिज बन जाते हैं, ठीक है, ब्रिज बन जाते हैं, इसको बोलते हैं बैकेलाइट।
बैकेलाइट का यूज कहाँ होता है, जो जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल स्विच हैं, मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर में बताया था आपको, तो इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह में यूज किया जाता है। बैकेलाइट जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। इसको दोबारा हम पुनः निर्मित नहीं कर सकते इससे कोई भी चीज़ें। अगर ये टूट जाता है एक बार तो इसको गला के कोई चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन था बाइकेलाइट वाला। इसमें क्या होता है, ये मेलामीन का स्ट्रक्चर, इसमें 3 अमीनो ग्रुप होते हैं, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। इस रिंग में 3 कार्बन 3 नाइट्रोजन, 1 2 3 नाइट्रोजन है, और एक यहाँ पे कार्बन होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 6 एटम की ही रिंग होती है, लेकिन 3 नाइट्रोजन 3 कार्बन है। कार्बन जो है तीनों से एक एक अमीनो ग्रुप जुड़ा है। ये है मेलामीन का स्ट्रक्चर। और फॉर्मेल्डिहाइड आपको अभी बताया है, तो पहले से भी पता होगा। तो इसमें भी क्या होता है, उसी तरह से अटैक होता है और ये बन जाता है रेजिन मध्यवर्ती। अब इसका जब बहुलकन करवाते हैं तो N यूनिट ऐसे ही जुड़ जाती है, जिसको हम मेलामीन बहुलक बोलते हैं। अब आता है एडिशन पॉलीमर्स, योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक में ज़्यादातर रबड़ आते हैं। कौन सी रबड़? ये है ब्यूना यस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से बनाते हैं ब्यूना यस को। 1,3-ब्यूटाडाइन आपको पता ही है, 1 1 2 3, देखो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 2 3 थर्ड वाला जो कार्बन यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया। तो 1,2 1,3 और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डाई इन मतलब दो बार इन आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो वो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको ब्यूना यस इस तरह से मिल जाता है। इसी तरह से ब्यूना एन भी मिलता है, आगे बताएंगे अभी। उसमें क्या होता है, 1,3-ब्यूटाडाइन तो सेम रहेगा, लेकिन स्टाइरीन के जगह पर हम एक्रिलोनाइट्राइल का यूज करते हैं। इस नाइट्राइल आपको पता ही होगा, साइनाइड ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, तो उसमें एक्रिलोनाइट्राइल को यूज किया जाता है। 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल के कंडेंसेशन योगात्मक बहुलकन से बनता है आपका ब्यूना एन। अब हम बात करते हैं नेचुरल रबर की, जो प्राकृतिक रबर होती है। प्राकृतिक रबर कैसे बनती है? ये भी एडिशन पॉलीमर है, इसमें भी यूनिट जुड़ती चली जाती है। देखो इसमें कुछ निकलता नहीं है बाहर, ठीक है। इसका मोनोमर क्या होता है अलग, आइसोप्रीन। आप लोग 12th में बहुत ज़्यादा रट के आया है उसको, आइसोप्रीन। ये है आइसोप्रीन, ठीक। इसको हम कह सकते हैं 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो इसका हम पॉलीमराइजेशन जब करवाते हैं तो इस तरह से कुछ हमको प्राप्त होता है, ठीक। ये है नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर। वही 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का एडिशन पॉलीमराइजेशन जब करवाओगे आप कुछ प्रेशर लेकर, तब इस तरह से नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये ये भंगुर प्रकृति की होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो इसका थोड़ा सा संसाधन करना पड़ता है। तो इसको संसाधन के लिए वल्कनाइजेशन कराया जाता है। इसमें वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इसमें 5% सल्फर यूज की जाती है, हाई प्रेशर यूज किया जाता है। तब इससे कई सारी संभावनाएं होती हैं कि सल्फर के रिंकेज अलग अलग टाइप से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 संभव इसके स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वल्कनाइजेशन इसमें किया गया है रबड़ में। इससे क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा रबड़ की, प्राकृतिक रबड़ की बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर। देखो सिंथेटिक वाले में ब्यूना यस भी आएगा, ठीक है। वो पहले ही मैंने बता दिया, ब्यूना यस जो है वो भी सिंथेटिक ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें नियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन, ठीक है। ये भी रबड़ ही है लेकिन संश्लेषित रबड़ है। इसको हम क्लोरोप्रीन, इसका जो मोनोमर होता है एकलक, उसको हम क्लोरोप्रीन बोलते हैं। या अगर IPSC नाम देखें तो 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन। तो जो नेचुरल रबर है वो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन से बना हुआ है। बस इतना ही फ़र्क है, यहाँ 2 पे क्लोरो है और प्राकृतिक रबड़ जो बनती है उसमें 2 पे मिथाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ से बन जाता है तुम्हारा नियोप्रीन, जो कि एक संश्लेषित रबड़ है। इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी हम बोल सकते हैं।
ब्यूनाइन जैसे कि मैंने बताया था 1,3-ब्यूटाडाइन तो सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पे स्टाइरिन था ब्यूनाइस में, यहाँ पे स्टाइरिन के जगह पे आपको एक्रिलोनाइट्राइल लेना पड़ेगा। एन मोलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH और CN, ये है एक्रिलोनाइट्राइल। इससे इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है ब्यूनाइन का। अब इसमें कुछ आते हैं जैव निम्नीकरणीय बहुलक, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय बहुलक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनको सूक्ष्म जीवों से, जैसे कि ज़्यादातर प्लास्टिक का देख रहे हो आजकल बहुत ही ज़्यादा समस्या बनी हुई है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा इससे हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादातर प्लास्टिक ऐसी है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कुछ ऐसे बहुलक हैं जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत किया जा सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता है, तो इनका यूज भी होता है। इसमें 2 आते हैं, पहला है PHBV पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। PHBV शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इसका जो मोनोमर यूनिट होती हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से ये 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 2 पे क्या लगा है, लेकिन हम नेमिंग इधर से करेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, प्रेफरेंस कार्बोक्सिलिक को मिलेगी, तो 1 2 3 4 इस तरह से नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इन दोनों को जब हम पॉलीमराइज कराएंगे तो इससे PHBV का फॉर्मेशन होगा। सेकंड जैव निम्नीकरणीय जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, पॉलीमर है, वो है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। इसका पूरा नाम है नाइलॉन टू नाइलॉन 6। इसका मोनोमर होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपको पता है सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड से, NH2CH2 का होल 5 COOH, अमीनो कैप्रोइक एसिड से। इसका जब करवाओगे आप तो इससे क्या मिल जाएगा, आपको पता ही है, यहाँ भी अमीनो, यहाँ अमीनो, कार्बोक्सिलिक, तो यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH H2O निकल जाएगा, अमाइड लिंकेज बन जाएगी, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा एक, और क्या बन जाएगा, अमाइड लिंकेज। तो ये इसी तरह से आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ग्लिप्टल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ग्लिप्टल और टेरिलीन में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों में यूज होते हैं, CH2OH, अभी इससे पहले बताए थे आपको टेरिलीन या डेक्रॉन, ये है एथिलीन ग्लाइकॉल। वहाँ पे क्या यूज करते थे, टेरिप थैलिक एसिड, यहाँ है थैलिक एसिड। जब टेरिलीन बनाना हो या डेक्रॉन जिसको बोलते हैं, डेक्रॉन या टेरिलीन, तब हम एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में टेरिप थैलिक एसिड लेते हैं। और जब आपको ग्लिप्टल बनाना होगा तो एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में थैलिक एसिड लेते हैं। टेरिप थैलिक एसिड और थैलिक एसिड में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। ये जो होता है ये COOH COOH, ये है थैलिक एसिड, तो थैलिक बोलते हैं इसको, थैलिक एसिड। टेरिप थैलिक एसिड में क्या था, वो अपोजिट पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए थे, ठीक। ये है टेरिप थैलिक एसिड, ये है थैलिक। तो टेरिप थैलिक का हम टेरिलीन से याद रखना, टेरिप थैलिक, ठीक है। थैलिक किस में यूज होगा, ग्लिप्टल में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुलक थे जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रंजकों की, डाइज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन तो 100% आएगा ही, चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए। लॉन्ग में भी ज़्यादातर पूछा जाता है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट इसमें रंजक है, ठीक है, कॉन्गो रेड, इंडिगो डाई जो होती है, और इसके अलावा फेनोल्फथेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, और क्रिस्टल वायलेट है। जितनी भी डाइज हैं जो इम्पोर्टेंट डाइज काफ़ी फेमस हैं, पूछी जाती हैं, उन सब का हम डिस्कशन करेंगे विद स्ट्रक्चर। तो डाइज होती क्या है, डाइज आर नेचुरल और सिंथेटिक, कुछ प्राकृतिक भी होती हैं, कुछ का हम लैब में भी संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। सिंथेटिक कलर्ड सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू कलर टेक्सटाइल फाइबर्स, लेदर जो है, पेपर है, हेयर हैं, फूड स्टफ, प्लास्टिक मटेरियल एक्सेट्रा। इतनी, इससे भी अलावा बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर हम रंजकों का उपयोग करते हैं, डाइज का। द फर्स्ट कॉमर्शियल सिंथेटिक डाइज मेवी was prepared in 1856 by
परकिन एक साइंटिस्ट हैं, परकिन रिएक्शन भी आप सुने होंगे, इन्हीं के नाम पे है वो, ठीक है। तो परकिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1856 में इसको बनाया था, सर्वप्रथम इसको बनाने का जो है मेथड दिया था। हु इज़ कंसिडर्ड फादर ऑफ ऑर्गेनिक डाई इंडस्ट्री। तो ये यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट वाले में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऑर्गेनिक डाई इंडस्ट्री का फादर कौन है, तो आपको याद रखना है परकिन। द डाई इंडस्ट्री हैड अ मेथड modest beginning, but today organic dye industry has attained high dimensions, ठीक है। तो इसमें क्या है, आजकल जो है ऑर्गेनिक डाई ज़्यादातर सिंथेसिस किया जाता है, क्योंकि लेबोरेटरी में हम आराम से इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशंस फॉर अ सब्सटेंस टू एक्ट एज अ डाई, मतलब कोई अगर सब्सटेंस है तो उसको डाई के जैसे बिहेव करने के लिए क्या क्या लक्षण उसके अंदर होने चाहिए, तब हम उसको रंजक बोल सकते हैं डाइज। इट मस्ट हैव अ सुइटेबल कलर, पहली बात, बिना कलर के तो हम उसको रंजक ही नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहला तो यही क्राइटेरिया है जिसको उसको पार करना पड़ेगा, सुइटेबल कलर कोई होना चाहिए। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ फिक्सिंग इटसेल्फ टू द मटेरियल टू बी डाई, ठीक है। जिसपे मतलब कलर करना है उसमें फिक्सिंग के लिए होना चाहिए। व्हेन फिक्स्ड इट मस्ट हैव फास्टनेस प्रॉपर्टी, फास्टनेस ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट है, एसिड है, वाटर है और एल्कलाइज है, डिटर्जेंट है, सोप है, इन सब चीज़ों से क्या हो, एसिड वगैरह से ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, इससे बच सके। वरना हमारे रंगने का मतलब ही कि आप कोई चीज़ रंगोगे आप रंजक से और उस पर पानी डाला गया, वो धुल गया, तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसको फॉलो करनी होंगी, तब उसको डाई बोलेंगे, रंजक बोलेंगे। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसमें दो टाइप से वर्गीकरण इसमें दिया गया है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के आधार पर, और दूसरा है मेथड ऑफ एप्लीकेशन। मेथड ऑफ एप्लीकेशन में कई सारे होते हैं। पहला डायरेक्ट एंड सब्सट्रेटिव डाइज, वेट डाइज, मोर्डेंट डाइज, डेवलप्ड डाइज, और जिसको एजोइक डाइज भी बोलते हैं, डिस्प्रेस डाइज और रिएक्टिव डाइज। ये सब एप्लीकेशन के मेथड पे डिवाइड किए गए। अब हम पढ़ेंगे इसमें केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट डाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। और लास्ट में जो कुछ इसमें एक दो डाइज हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम एजो डाई के बारे में बात करेंगे। एजो क्या होता है आपको पता होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो होता है ग्रुप, इसको बोलते हैं हम एजो ग्रुप, ठीक है। तो इसमें पहला है एसिड रेड, मोनाजो डाई भी बोलते हैं इसको, एसिड रेड को। इसमें ये स्ट्रक्चर बना हुआ है एसिड रेड का, ठीक है। सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा है इसमें और एक अमीनो ग्रुप जुड़ा है। ये क्या है, एजो लिंकेज है, इसीलिए ये एजो डाइज के अंतर्गत आता है एसिड रेड। ये नाइट्रो ग्रुप आपको पता ही है, तो स्ट्रक्चर याद रह जाए तो ज़्यादा अच्छी बात। फिर है क्राइसोआइडिन, क्राइसोआइडिन में भी एजो ग्रुप प्रेजेंट, इसीलिए ये एजो डाइज में आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांगो रेड वगैरह हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। मेथिल ऑरेंज, हेलियंथिन भी इसको बोलते हैं, हेलियंथिन। इसमें सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड को NaNH2, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और HCl, ये आपको याद आ रहा होगा डाई एजोटाइजेशन वाली रिएक्शन का रिएजेंट है, ठीक है। इससे हम BDC बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बनाते थे, ठीक है, तब वहाँ पे यूज करते थे। 12th में आप पढ़े होंगे। जब अमीन का डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्जन किया जाता तो NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ में रिएक्शन होता था। तो वहाँ से इस तरह से ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप भी जुड़ा है। फर्दर इसका जब हम इस मॉलिक्यूल के साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो मेथिल ऑरेंज मिल जाएगा, जिसमें भी एक एजो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी रंजक हैं उसमें एजो ग्रुप होता है। N डबल बॉन्ड या
ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब है पैरा रेड, जिसको एजोइक डाई भी बोलते हैं, एजोइक रंजक, ठीक है। तो ये इसमें भी एजो ग्रुप प्रेजेंट है, ये पैरा रेड का स्ट्रक्चर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कॉन्गो रेड, कॉन्गो रेड पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसेजो डाई प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग, कपलिंग मतलब जो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि ये बना है कपलिंग रिएक्शन से, जो डायजोटाइजेशन होता है वो भी कपलिंग रिएक्शन से होता है। उसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, उसमें से छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो प्रिपेयर्ड बाय कपलिंग टेट्राजोटाइज्ड बेंजीडीन विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ नेप्थेनोइक एसिड, नेप्थेनोइक एसिड, ठीक है। नेप्थलीन आप लोग पढ़े ही होंगे, वैसे ही सेम होता है। नेप्थलीन में एक सल्फोनिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप लगा दोगे तो बन जाएगा नेप्थेनोइक एसिड। 2 मॉलिक्यूल नेप्थेनोइक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तब ये फॉर्म होता है। द ब्लू डाई फॉर्म्ड हियर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स रेड सोडियम साल्ट विद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड इज यूज्ड फॉर डेइंग सेलुलोजिक फाइबर। ज़्यादातर जो कॉन्गो रेड का यूज होता है वो सेलुलोजिक फाइबर, जैसे कि काटन है, जूट है, ठीक है, जो फ्लोएम से प्राप्त होते हैं उसमें भी सेलुलोज होता है। जितने भी सेलुलोजिक फाइबर है, काटन, जूट, सन, इन सब में सनाई वगैरह को रंगने में कॉन्गो रेड डाई का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट सिंथेटिक डायरेक्ट रेड डाई प्रोड्यूस्ड विच इज कैपेबल ऑफ डेइंग काटन डायरेक्टली, ठीक है। तो ये पहला ऐसा डाई था जिससे हम जो काटन के फाइबर होते हैं उनको डायरेक्टली रंग सकते थे बिना किसी संसाधन के, वरना बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू पे काटन को रंगा जाता था। दिस इज रेड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये बहुत खास इसकी प्रॉपर्टी है, अगर क्षारीय माध्यम होगा तो ये रेड कलर देगा। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एसिड, एसिडिक मीडियम से काफ़ी संवेदनशील होता है। द कलर चेंज ब्लू फ्रॉम रेड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड बताया मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह नहीं लोगे आप, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लो, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह के जो एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, इनकी प्रेजेंस जो कि खनिज एसिड है, खनिज अम्ल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनके प्रेजेंस में इनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये है हमारा नेप्थेनोइक एसिड। ये नेप्थलीन होता है। अगर ये दोनों पार्ट हटा लो तो नेप्थलीन बचेगा, इसको बोलते हैं क्या, नेप्थलॉन। इसमें सल्फोनिक ग्रुप एक लगा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फोनिक, और अमीनो ग्रुप, इसको बोलते हैं नेप्थेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन टेट्राजोइज्ड बेंजीडीन से जब करवाओगे तब इससे कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कपलिंग रिएक्शन से बनके तैयार होता है कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया था क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप इतना सब लिख के आएंगे इसके बारे में। अब है मेलेकाइट ग्रीन, ये भी इम्पोर्टेंट, इसका फार्मूला तो याद ही रख लो, छोटा सा फार्मूला है मेलेकाइट ग्रीन का। आगे अब हम बात करते हैं क्रिस्टल वायलेट की। क्रिस्टल वायलेट को हम कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी में पढ़े हैं और यूज करते हैं। एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल भी होता है। तो क्रिस्टल वायलेट भी क्या है, एक डाई है, रंजक है। क्रिस्टल वायलेट इज वाटर सोल्यूबल डीप वायलेट कलर्ड डाई यूज्ड फॉर डायरेक्ट डेइंग वूल एंड सिल्क। सिल्क वगैरह को डायरेक्ट रंगने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक। वाटर सोल्यूबल होता है, डीप वायलेट कलर होता है इसका। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिचलर्स कीटोन विद NN डाइमेथिल एनिलीन। NN डाइमेथिल एनिलीन से जब के साथ में गर्म किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल मतलब आप जानते हैं C+O और एक Cl लगा होगा उसी कार्बन से, उसको बोलेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। क्रिस्टल वायलेट इज टिपिकली यूज्ड एज एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स। तो ये तो आपको पता ही है, माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज करते हैं क्रिस्टल वायलेट को जब हम ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव वाला डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें बैक्टीरिया में। तो इस तरह से इसको हम बनाते हैं। ये इसमें हमारा NN डाइमेथिल
एनिलीन यूज करते हैं और कार्बोनिल क्लोराइड इसमें दिखाया हुआ है किस तरह से HCl और C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से COO CO2 निकलता है और HCl निकलता है और बन के हमारा तैयार हो जाता है क्रिस्टल वायलेट। क्या बन जाता है? क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, ये है क्रिस्टल वायलेट। इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और आगे भी भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब है फिनोल्फथेलिन। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आता है। फिनोल्फथेलिन, इसको हम लोग जानते हो जैसे लिटमस पेपर से एसिड और बेस को अलग अलग करते थे, उसी तरह से फिनोल्फथेलिन का भी यूज करते थे। तो ये रंजक काफ़ी पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड एंड फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 ही रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है। यहाँ पे आप लोग क्रिया मैकेनिज्म पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वहाँ से पढ़ा होगा। AlCl3 होता है एनहाइड्रस, AlCl3 एनहाइड्रस, ZnCl2 ये सब यही काम करते हैं। व्हेन फिनोल इज रिप्लेस्ड बाय रिसोर्सिनॉल फ्लोरेसिन इज ऑब्टेन। ठीक, तो इससे फ्लोरोसिन भी आगे हम बना सकते हैं। अगर फिनॉल को, अगर फिनाल की जगह पे हम रिसोर्सिनॉल ले लें तो ये जो फिनोल्फथेलिन हमको मिल रहा है इसकी जगह पे हमको फ्लोरेसिन मिल जाता है। अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनोल से करवाएंगे तब हमको मिलेगा फिनोल्फथेलिन। जिस तरह से यहाँ पे रिएक्शन आपको दिख रही होगी, ये दो फिनोल हैं और ये है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एसिड में क्या होता था, साइड बाय साइड कार्बन पे COOH होता था, वहाँ से एनहाइड्राइड बनाया गया। तो थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन दो फिनोल से कराओगे तो मिलेगा फिनोल्फथेलिन। अगर हम फिनोल की जगह पे रिसोर्सिनॉल ले लें और ये सेम रखें थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तब हमको मिल जाता है फ्लोरेसिन। फ्लोरेसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, अभी आगे हम बताएंगे। यही आ गया फ्लोरेसिन। फ्लोरेसिन में क्या होता है, बस अभी सेम जैसे कि आपको बताए थे, ठीक है, वैसे ही बनाना है। बस फिनोल की जगह पे यहाँ पे रिसोर्सिनॉल लिया गया, बाकी ये थैलिक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड सेम वही है। अब हम बात करते हैं एंथ्राक्विनोन डाइज की। ये है एंथ्राक्विनोन, इसको आप काफ़ी अच्छी भली भांति पहचानते होंगे। कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन। ठीक है, इसमें देखो एंथ्राक्विनोन प्रेजेंट है ना इस न्यूक्लियस। अब सबसे लास्ट डाई है रंजक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडिगो डाइज। इंडिगो रंजक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिगो टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकोज मीनिंग इंडिया। इंडिया अपीयर टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ इंडिगो, क्योंकि इंडिगो हम लोग नील यूज करते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है सीधे गांव में नील नील कह के पुकारते हैं ना, दुकानों से लाते हैं और वाइट शर्ट वगैरह पे, वाइट कपड़ों पे खूब चढ़ाते हैं उसको ना, नीला नीला कर देते हैं ब्लू। तो इंडिगो वही इंडिगो है। इट इज जनरली नोन एज इंडिगोटिन एंड इज डबल इंडोल डेरिवेटिव। इसमें इंडोल रिंग होती हैं, दो इंडोल रिंग। ठीक है, इंडिगो फर्स्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लू डाई, ये सबसे पुराने में से एक नीली रंजक है। यूज्ड बाय मैन एंड वाज ऑब्टेन ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट इसका होता है, आपको पता ही होगा, बॉटनी में भी पढ़ते हैं, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया जो कि एक फैबेसी फैमिली का मेंबर है। तो लार्ज अमाउंट में यहाँ से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। दीज डाइज इंडिगो हैज़ बिकम सिंथेटिक डाइज। इट इज़ अ डार्क ब्लू क्रिस्टलाइन कंपाउंड इनसोल्युबल इन वाटर। तो ये इसके लक्षण सब याद रखना है। डार्क ब्लू कलर होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, इनसोल्युबल होता है वाटर में। इट इज़ यूज्ड फॉर डेइंग, मतलब रंगने के लिए। कहाँ यूज होता है, कॉटन बाई वेट प्रोसेस। ठीक है, कॉटन को रंगने में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ इंडिगोफेरा ग्रुप्स एज वेल एज सिंथेटिकली, मतलब सिंथेटिक रूप से भी हम इसको बना सकते हैं। ये है इंडिगो रंजक, इंडिगो डाई का स्ट्रक्चर। तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसको तो आप याद ही रख सकते हो, क्योंकि आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसके। तो
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन दोनों यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने बहुत ही कम समय में मात्र 35 मिनट में 2 यूनिट आपकी ख़त्म कर दी। इससे आप रिवाइज कर सकते हो, 2 से 3 बार देखोगे आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 यूनिट। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही आपको और भी लेक्चर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनका बना के दे दूँ अदर यूनिट से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।